तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। मैं हिमरोज मिल्की। हम लोग भूगोल के अध्ययन को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओशनोग्राफी को स्टार्ट किया, समुद्र विज्ञान को हम लोगों ने स्टार्ट किया और वहाँ पे हम लोगों ने दो टॉपिकों पे अध्ययन किया। एक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, थोड़ा समझने का प्रयास किया। उसके बाद समुद्री नितल के उच्चावचों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, जहाँ पे महाद्वीपीय, मग्नतट, ढाल, उत्थान, समुद्री मैदान और गर्त पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसको समझा। इसके बाद हम लोगों ने समुद्री तापमान पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और समुद्री तापमान का थोड़ा सा हमने बताया था कि थोड़ा सा गूढ़ माना जाता है समुद्री तापमान के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने 3 स्तरीय संरचना के बारे में डिस्कसन किया था और 1 स्तरीय संरचना को। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। यूपीएससी में थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न डीप से पूछता है, 3 स्तरीय संरचना और 1 स्तरीय संरचना। पीसीएस वगैरह में हालांकि उतना डीप में नहीं जाता है, प्रश्न सामान्यतः पूछ लेता है समुद्री तापमान का जो है कि ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण। हम लोगों ने देखा भी था कि क्षैतिज वितरण के रूप में हम लोग अक्षांशों की बात कर रहे थे, अक्षांशों के आधार पर बांट दे रहे थे। भूमध्य रेखा से जो ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो समुद्री तापमान कम होता जाएगा, भूमध्य रेखा के आसपास थोड़ा सा ज्यादा होता है। जबकि ऊर्ध्वाधर अगर वितरण की बात किया जाए तो वहां पे हम लोगों ने 3 स्तरीय संरचना और 2 स्तरीय संरचना को देखा था। तो पिछले वीडियो के लिए थोड़ा सा खेद ये है कि पिछले वीडियो में आवाज की क्वालिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। उसका रीजन ये है कि टेक्निकली बड़ी प्रॉब्लम हो गया था। जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उस वीडियो को अपलोड करने के बाद पूरा यूट्यूब पे अपलोड हो गया। अपलोड करने के बाद आवाज में दिक्कत आई, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि जो मूल वीडियो था उसको हमने डिलीट कर दिया था। इसलिए अपलोडेड वीडियो को फिर से हमें लगा कि फिर से उसको लेकर के फिर से आवाज थोड़ा सा सुधारा जाए, लेकिन आवाज और सुधारने के बजाय और बिगड़ गया। तो हम मजबूरी में फिर से दोबारा उसे अपलोड करना हुआ, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग काम चला लेंगे। आवाज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे जरूरी है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, चीजें आप लोगों को थोड़ा सा बहुत ही खूबसूरत आवाज में अगर ना जाए तो कम से कम सुन ले आप लोग। तो उम्मीद है कि ऐसी आवाज थी, मतलब बेकार भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि सुना नहीं जा सकता था, आप सुन सकते थे। थोड़ा सा आवाज में खरखराहट आ गई थी दोबारा अपलोड करने की वजह से। तो हम लोगों ने 2 चीजों पे डिस्कशन किया और पूरा अगर ओशनोग्राफी की बात किया जाए तो कल के टॉपिक पे जो सबसे गूढ़ था वो था समुद्री तापमान का त्रिस्तरीय संरचना को समझना, जो किताबों में जल्दी समझ में नहीं आता है, उसको आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं पूरा ओशनोग्राफी का सबसे अवधारणात्मक टॉपिक माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। आज हम लोग बात करेंगे महासागरीय धाराओं पे, जिसे बोलते हैं ओशियन करेंट्स बोला जाता है, उस पे। लेकिन उससे पहले आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कल के समुद्री तापमान भी हमें लिखवा देना चाहिए था, लेकिन हमारे दिमाग से हो गया था मिस। 2 फैक्चुअल चीजें हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ से पूछा जाता है। एक होता है आइसोथर्मल लाइन। कौन सा लाइन होता है? यह वह लाइन होता है जो समुद्री सतह पे समान तापमान को मिलाने वाली रेखा होती है। समुद्र की सतह के समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्मल लाइन बोलते हैं। दूसरा एक होता है आइसोबाथ थर्मल लाइन, जहां पे बाथ लग जाए, समझिए गहराई की बात हो रही है, तो समान गहराई पे समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ थर्मल लाइन बोलते हैं। 2 पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, आप लोग उसे लिख लीजिएगा। हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ओशियन करेंट्स। बहुत ही अवधारणात्मक टॉपिक है, मजा आएगा। आज चीजों को आप समझेंगे तो बिल्कुल नए तरीके से हम लोग पूरे समुद्री जलधाराओं को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं सामान्यतः। तो हेडिंग हो जाएगा हम लोगों का ओशियन करेंट। जिसे बोला जाता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय, अब धाराएं का मतलब आप लोग आईपीसी के धारा में मत पहुंचिएगा, सेक्शन की बातें यहां नहीं हो रही है, सेक्शन की बातें पोल्टिंग होगी। यहां धारा का मतलब कुछ और होगा। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेमिंग करते हैं, कितने बिंदुओं में देखेंगे। एक परिचय देखा जाएगा, या इसको परिभाषा भी बोल सकते हैं धाराओं की। परिभाषा को भी थोड़ा सा डीप एंगल में जाके समझने का प्रयास करेंगे। इससे मिलती जुलती चीजों को थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे, तुलना भी करेंगे। एक नाम सुने होंगे आप लोग, समुद्री तरंग, वेव्स, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वेव्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, जिससे कि धाराएं और तरंगों में आपका जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो एक तो हो गया ये। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे महासागरीय धाराओं के प्रकार। धाराओं के प्रकार पे चर्चा करेंगे और यह 2 प्रकार से होता है। अभी आगे हम लोग फ्रेमिंग करेंगे इसका। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे महासागरीय तरंगों से अंतर। महासागरीय तरंगों से अंतर, तरंगों को भी समझेंगे यहां पे, तरंगों से अंतर। चौथा हम लोगों का पॉइंट होगा धाराओं के उत्पन्न होने का कारण। वेरी वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। धाराओं के उत्पन्न होने का कारण।
ये हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट होता है धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से। ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, चूंकि हम लोग चल रहे हैं विशुद्ध रूप से। तो यूपीएससी जानने का मतलब होता है कि सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है, तो जो चीज़ें कठिन होती है उसी को हल्का बना दिया जाता है। एक यूपीएससी एस्पायरेंट की सबसे अच्छी खासियत यही होती है, और यूपीएससी भी इसी चीज़ की डिमांड करता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ें कठिन है यूपीएससी यही चाहता है कि आप कितनी आसानी से उसे समझा सकते हैं, कितनी आसानी से आप उसे बता सकते हैं। इसी का परीक्षण होता है मुख्य परीक्षा में भी। आपकी जो स्किल देखी जाती है, राइटिंग स्किल, यही देखा जाता है कि आपने कितने आसान से शब्दों में इसको साधारण तरीके से समझाया है। इसको अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग बात किया जाए तो आप किसी भी विषय में अगर आप अच्छी समझ रखते हैं तो आप उस विषय को एक कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे को भी समझा सकते हैं। यही आपकी सफलता है और यही आपकी कामयाबी है, और यही आपका आधार है कि आप सचमुच में उस विषय पर एक कंप्लीट, एक मजबूत पकड़ रखते हैं। इसी चीज को हमेशा आप लोग भी गेन करने का प्रयास करिए। हम बार बार बोलते हैं कि हमारी जो क्लास है वो सिर्फ क्लास नहीं होती है, एक सामान्यतः ऐसी क्लास नहीं होती कि आप आए पढ़े चले गए। आपको इस क्लास से बहुत चीजें सीखने को मिलती है, आपको एक वे मिलता है, एक दिशा मिलता है, एक आपको दर्शन भी मिलता है कि हमें सचमुच में किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें किसी चीज़ को एडॉप्ट करना चाहिए, या अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो सचमुच में ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं होती है। तो ये एक दिशा भी होता है, एक दर्शन भी होता है, एक निर्देश भी प्राप्त होता है यहाँ से, और आपके अंदर एक जज्बा भी यहाँ से पैदा होना चाहिए कि किसी विषय को अगर समझा जाए तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझा जाए। बाकी उस विषय पर जितना ज़्यादा उस टॉपिक पर वर्क करते जाएंगे उतनी ही समझ आपकी डेवलप होती चली जाएगी। यानी कहा जाता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, या पढ़ाई और पढ़ाना दोनों चीजों से आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ाएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक, तो धाराओं के उत्पन्न होने के कारण एक पॉइंट और इसमें है, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। धाराओं की दिशा में, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, लाने वाले कारक। इसके अलावा ये तो मुख्य पॉइंट हो गया। इसके अलावा हम लोग अलग अलग महासागरों की धाराओं पे चर्चा करेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो यहाँ पे बाकी एक तीसरा हो जाएगा, प्रशांत महासागर की धाराएं, महासागर की धाराएं, इसी प्रकार अंध महासागर या अटलांटिक महासागर की धाराएं, महासागर की धाराएं, और तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं। तो ये 3 महासागरों की धाराओं पे भी चर्चा करेंगे अलग अलग, जो सामान्यतः यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे, कौन सी महासागर की कौन सी धारा है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंट्रो पे, शुरुआत करते हैं कि धारा होता क्या है। जब तो देखिए पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं धाराएं होती क्या है। महासागरों के जल का एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाना एक निश्चित दिशा में और निरंतर जो प्रवाह होता है उसी प्रवाह को ही धाराएं बोलते हैं। यानी महासागरों के जल, जैसे नदियां बहती हैं, हम लोग देखते हैं धरातल पे नदियों का जो बहाव होता है, ठीक वैसे ही महासागरों के जल का बहाव, एक स्थान से जल दूसरे स्थान पे जाना, एक निश्चित दिशा की ओर जाना, निरंतर जाना, निरंतर उसका प्रवाह होना, उसी को बोलते हैं धाराएं। तो नदियों में बहते हुए जल और महासागर के जल में क्या अंतर हो सकता है? दोनों में अंतर यह है कि नदियों के जल से काफी विशाल होता है महासागरीय जल की धाराएं, जो धाराएं वहां से गुजरती है, बहुत ही शक्तिशाली भी होती हैं। लेकिन वैसे ही जैसे नदी का जल बहता है वैसे ही महासागरीय धाराओं में भी महासागरों का जल बहता है। तो महाजल का एक निश्चित दिशा में निरंतर जो प्रवाह होता है उसी प्रवाह को ही धाराएं बोलते हैं। और अपनी प्रकृति और आकार के आधार पर धाराओं को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो बोला जाता है ड्रिफ्ट बोला जाता है, जो छोटे आकार की धाराएं होती है। दूसरा बोला जाता है करेंट बोला जाता है, जो बड़े आकार की होती है। और तीसरा स्ट्रीम्स होता है, महाधाराएं जिसे बोलते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। तो चलिए पहले परिचय लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, परिचय लिखिए। महासागरों के जल का, महासागरों के जल का एक भाग से दूसरे भाग की ओर
निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह को महासागरी धारा कहा जाता है। महासागरी धारा कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया इसका एक सटीक परिभाषा। अगर परिभाषित करना हो तो आप बोल सकते हैं कि महासागरों के जल का एक स्थान से या एक भाग से दूसरे भाग में जाना, निरंतर जो प्रवाह होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है, उसी को हम लोग महासागरी धाराएं बोल देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे धरातल पे नदियां बहती हैं। तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं हम लोग। लिखिए, इस प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस प्रकार धरातली भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ही महासागरी धाराएं भी प्रवाहित होती हैं, परंतु महासागरी धाराएं धरातली नदियों के या स्थलीय नदियों की अपेक्षा अधिक विशाल एवं शक्तिशाली होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को कि बिल्कुल जब हम लोग बात करते हैं महासागरी धाराओं की तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे नदियां बहती। अंतर बस यही है कि जो महासागरी धाराएं हैं वो नदियों की अपेक्षा बहुत ही विशाल होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। आप लोग जब नदियों में बाढ़ आता है तो देखते हैं नदियां कितना पावरफुल होती हैं, तो महासागरी धाराएं कितनी पावरफुल होती होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल होती होंगी, कितना ज़्यादा शक्तिशाली होती होंगी महासागरी धाराएं। ये तो हो गया ये। अब देखिए, आकार और जो है लंबाई के आधार पर धाराओं को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आकार और लंबाई के आधार पर धाराएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? नंबर 1, एक को बोलते हैं प्रवाह को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। नाम सुने होंगे आप लोग, ड्रिफ्ट। ये छोटे आकार की धारा होती है, बहुत बड़ा नहीं होता। ये जो उत्पन्न होता है समुद्र वायु के वेग से होता है। जैसे हवाएं चली, पानी का धारा बहने लगा, ऊपर से चलने लगा, तो उससे उत्पन्न होती है। तो छोटे आकार की होती हैं, कम शक्तिशाली होती हैं। तो समुद्रों में अगर छोटे आकार की धाराएं उत्पन्न हो, कम शक्तिशाली हो, तो उसे ड्रिफ्ट बोलता है। जब हम लोग महासागरीय धाराओं की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कई जगह ड्रिफ्ट की भी चर्चा होगी। छोटी छोटी धाराएं होती हैं स्थान विशेष में जो ड्रिफ्ट बोली जाती हैं, लेकिन होती है धाराओं के समान, यानी धाराओं के ही छोटे आकार का प्रकार है, जिसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इसमें लिख लीजिए ताकि इसको अच्छे समझ लीजिए। लिखिए, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसको पॉइंट में लिख लीजिए। नंबर 1, इसकी उत्पत्ति, इससे आसानी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसकी उत्पत्ति पवनों के वेग से होती है, यानी कि हवाएं चली, आंधी आए समुद्र में, उससे उत्पन्न हो गया। या हवाएं विशेष दिशा में जहां पे चलती हैं वहां भी प्रवाह चलता रहता है। जैसे बहुत सारी भूमंडलीय हवाएं हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, तो वहां पे भी प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, समुद्री ड्रिफ्ट उत्पन्न हो जाता है, जो धाराओं के ही समान होता है लेकिन आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो इसकी उत्पत्ति पवनों के वेग से होती है। और दूसरा, चूंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है तो इसमें जल की सिर्फ सतह वाला भाग होता है। ऐसा नहीं कि सारा जल जाता हो नीचे से काफी गहराई से, ऊपर से ही जल जाता है। जल का सतही भाग ही इसमें प्रवाहित होता है, तो केवल ऊपरी भाग, इसमें लिख लीजिए, इसमें समुद्री जल का केवल ऊपरी भाग गतिशील होता है, ही गतिशील होता है।
गतिशील होता है। अब आइए, क्योंकि पवनों के वेग से चलती हैं तो पवनों का वेग कम होगा तो इनकी भी गति क्या होगी, कम हो जाएगा। तो इनकी गति निश्चित नहीं होती, और निश्चित होती है इनकी सीमा भी निश्चित नहीं होती कि कहाँ तक जा सकती हैं, कहाँ तक नहीं जा सकती। तो लिखिए, इनकी गति व सीमा निश्चित नहीं होती, इनकी गति व सीमा निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नाम सुने होंगे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये ड्रिफ्ट है। तो जैसे लिख लीजिए, जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह अटलांटिक महासागर में चलती हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तथा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। चर्चा हम लोग करेंगे जब अटलांटिक महासागर पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी ड्रिफ्ट ये से बोलते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि ये ड्रिफ्ट है, जो धाराओं से सबसे छोटे आकार की धारा होती है समुद्र में। इसके बाद धारा पे आते हैं जिसे बोलते हैं करेंट बोलते हैं। अगला हेडिंग डाल दीजिए, धारा, करेंट। जब धाराओं की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो दो चीजें रोल निभाती है। एक तो अपने पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, परिभ्रमण गति, जिस पे चक्कर लगाती है पृथ्वी, वो रोल निभाता है। दूसरा रोल निभाता है जो भूमंडलीय जो वायु है, जो ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं, उन्हें बोलते हैं। ये दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसलिए इसमें लिख लीजिए नंबर 1, इनकी उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल या भूमिका, सॉरी रोल के बजाय लिखिए भूमिका, पृथ्वी की घूर्णन गति एवं भूमंडलीय पवनों का होता है। ऐसी पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, उन्हें भूमंडलीय पवनें बोला जाता है। जब हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, तो वहाँ पे हम लोग पवनों वगैरह की चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की पवन होती है। लेकिन यहाँ पे भूमंडलीय पवन का मतलब ये होता है जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, उन्हीं को बोला जाता है भूमंडलीय पवन बोलते हैं। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, धाराओं की उत्पत्ति में दो चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, अभी आगे हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति कैसे प्रभाव डालता है, एक अमेजिंग रिजल्ट निकल करके आएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा क्या, जो भूमंडलीय जो पवनें हैं उनका जो प्रवाह है वो रोल निभाता है। इसका आकार क्या होगा, प्रवाह से बड़ा होगा, गति और सीमा क्या होगी, निश्चित होगी। तो नंबर दो देखिए, सागरीय जल, इसमें सागरीय जल एक निश्चित दिशा व निश्चित सीमा के साथ लगातार प्रवाहित होती है। ठीक, अब इनकी तीसरा नंबर, इनकी गति क्या होती है, प्रवाह से ज्यादा होती है, और इनकी जो गति होती है वो निश्चित होता है। उनकी मोटाई गति और इनकी मोटाई प्रवाह से ज्यादा होता है। तो लिखिए, इनकी गति या इसकी गति, इनकी गति व मोटाई प्रवाह से अधिक होता है। मोटाई समझ पा रहे हैं आप लोग, अधिक होता है। जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था प्रवाह में कि वहां समुद्री सतह का सिर्फ ऊपरी जो जल है वही गतिशील होता है, लेकिन जब धाराओं की बात करते हैं तो काफी गहराई के साथ जल गतिशील हो जाता है। हालांकि नीचे वाला जो जल होता है वो गतिशील नहीं होता है धाराओं के साथ, वो जस्ट अपोजिट गतिशील होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस ये समझिए कि धाराओं के साथ जल का एक बड़ी जल राशि जो होती है समुद्र की, वह गतिशील हो जाती है। तो प्रवाह से यह बड़ी होती है कुल मिलाकर के। अब इससे भी बड़ी क्या आएगी, इससे बड़ी आएगी स्ट्रीम आएगी। हम लोग बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, नाम सुना है आप लोग, तो वो स्ट्रीम की बात करेंगे हम लोग। तो तीसरे नंबर पे धारा हो गया। तीसरा होता है विशाल धारा या महाधारा जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रीम बोलते हैं। नंबर 3 विशाल धारा या इसी को महाधारा बोलते हैं। अपने
लैंग्वेज में इसे बोलते हैं स्ट्रीम। अच्छा, इंग्लिश में एग्जाम्पल के तौर पे गल्फ स्ट्रीम याद है आप लोगों को। अभी कई सारी धाराएं मिलेंगी, वहाँ पे एग्जाम्पल हमने इसलिए नहीं लिखवाया, कभी जब पढ़ेंगे हम लोग तो पूरा ढेर सारे धाराओं का पूरा लिस्ट है। विश्वोत्तरी की धारा, प्रति विश्वोत्तरी की धारा, लैब्राडोर की धारा, कई सारी धाराएं हैं। स्ट्रीम, इसका देखिए, इसकी भी उत्पत्ति में ठीक वही भूमिका होती है पृथ्वी के घूर्णन की, और वो जो है कि भूमंडलीय जो वायु हैं उनके दिशा, उनके प्रवाह की। जैसे धाराओं की उत्पत्ति होती है, ठीक वैसे ही स्ट्रीम की भी उत्पत्ति होती है। बस होता क्या है कि इसमें जलराशि की मात्रा बहुत बड़ी होती है, इसकी गति बहुत तेज होती है। इसी वजह से यहाँ पे जो धारा था, यहाँ पे आकर के महाधारा बन जाता है, क्योंकि इसका आकार धारा से बड़ा होता है। बाकी की सारी चीजें धाराओं की तरह ही है। तो नंबर 1 लिखिए, सागरी जल। नंबर 1 लिखिए, सागरी जल अत्यधिक मात्रा में धरातली नदियों के समान निश्चित दिशा में प्रवाहित हो तो उसे विशाल धारा कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? विशाल धारा कहा जाता है। अगर सीधे से शब्दों में इसे कह दिया जाए एक लाइन में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये धाराओं से ज़्यादा जल इसमें होता है। जो स्ट्रीम है उससे ज़्यादा जल की विशाल राशि इसके साथ गतिशील होती है। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब था, जिसे हमने थोड़ा और स्पष्ट तरीके से इसे लिख दिया। नंबर 2 आइए, इसमें भी वही होगा। इसकी भी उत्पत्ति लिख लीजिए। इसकी भी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन तथा भूमंडलीय पवनों के कारण होता है। भूमंडलीय पवनों के कारण होता है। तीसरी चीज अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी गति प्रवाह व धारा से अधिक होता है, या सबसे अधिक होता है। इसकी गति प्रवाह व धारा से अधिक होता है। धारा से अधिक होता है, प्रवाह व धारा से अधिक होता है। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आप लोगों को आ गई होंगी कि धारा और जो है कि प्रवाह और विशाल धारा, महाधारा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। क्लियर हो गया है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। महासागरी धाराओं के प्रकार। हालांकि ये हम लोग धाराओं के प्रकार देख रहे थे, अब अलग अलग प्रकृति के आधार पर देख लेते हैं महासागरी धाराओं के प्रकार। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं महासागरी धाराओं का। एक तो हम लोग देख लिए आकार और उसके जो है कि आकृति के आधार पे कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के हो गई। एक होता है महासागरी धाराओं के प्रकार तापमान के आधार पे। तो दूसरा लिख लीजिएगा, नंबर 2, तापमान के आधार पर महासागरी धाराओं का प्रकार। जब तापमान के आधार पे बात करते हैं तो 2 प्रकार की धाराएं होती है। एक होती है ठंडी जलधारा, दूसरा होता है गर्म जलधारा। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, नंबर 1 गर्म जलधारा। गर्म जलधारा, अब इसको इस तरीके से समझिए कि कोई जलधारा गर्म क्यों होती है, कोई जलधारा ठंडी क्यों होती है। जब हम बोलते हैं कि कोई जलधारा गर्म है तो इसका क्या मतलब, उसका पानी बहुत गर्म होता है। जब हम बोलते हैं कोई जलधारा ठंडा है तो इसका मतलब होता है क्या, उसका पानी ठंडा है। तो जब हम ठंडे और गर्म की बात करते हैं तो किसी के सापेक्ष बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को जो टेम्परेचर है वो किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा है, तो एक दूसरे का सापेक्ष हम जब देते हैं, एक दूसरे से तुलना कराते हैं। वास्तव में गर्म और ठंडा भी एक दूसरे के सापेक्ष हैं। हमें गर्म का एहसास तभी होता है क्योंकि हम उसके सापेक्ष हम ठंडा से तुलना करते हैं। हमें ठंडा का एहसास तभी होता है जब हम किसी के सापेक्ष गर्म से तुलना करते हैं। सपोज करिए कि पूरे वर्ष भर हम लोग एक ही मौसम में रहें, ठंडे में ही रहें, तो क्या हम ये तुलना कर सकते हैं कि हम गर्म हैं या ठंडा हैं? नहीं कर सकते। हमें गर्म ठंडे का एहसास तभी होता है जब हमें पता है कि इसके बाद हमें
ठंडा लग रहा है या इसके बाद हमें गर्म लग रहा है। जैसे कि बहुत ही सर्दी में हम आए, बहुत ही ठंडी हमें लग रहे हो और हम ऐसे रूम में पहुंच जाए जहां का तापमान बाहर के तापमान से थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी थोड़ा सा गर्मी हो, तो उस रूम में पहुंचते हमें क्या लगेगा कि हमें गर्मी महसूस हो रही है। हमें बाहर के तापमान से अंदर का तापमान क्या होता है, गर्म होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ गर्म है, जो ही बाहर निकलेंगे बोलेंगे ठंडा है। ऐसी धाराओं के संदर्भ में भी यही होता है। जब समुद्र का कोई जल बहते हुए ऐसे प्रदेशों से पहुंच जाता है, ऐसे प्रदेशों में जहां के तापमान में अंतर होता है, जैसे कि ठंडी जलधाराएं या ठंडे प्रदेशों से जलधाराएं बहते हुए गर्म प्रदेशों में पहुंच जाए तो वहां पे क्या होगा, जलधाराओं का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, तो वो बोलेंगे कि गर्म जलधाराएं, क्योंकि वहां पर उन्हें गर्मी का एहसास होगा। जब गर्म जलधाराएं बहते हुए गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों में पहुंचती हैं तो उन्हें वहां तापमान क्या लगेगा, वहां तापमान कम लगेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बस इसी एस्पेक्ट में ठंडे और गर्म को समझना है कि दो चीजें, दो के सापेक्ष होता है। किसी स्थान विशेष के सापेक्ष यहाँ का तापमान कम है तो इसका मतलब ये ठंडी है, किसी स्थान विशेष के सापेक्ष कहीं का तापमान ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे गर्मी है। जैसे हमने कमरे का एग्जांपल दिया कि कमरे के अंदर गर्मी लग रही है, कमरे के बाहर है ठंडी, तो कमरे के अंदर का तापमान ज्यादा यानी यहाँ पे गर्म, जब हम कमरे के बाहर जाएंगे तो वहां का तापमान कम यानी वहां पे ठंडा। तो इसी स्थान विशेष से है कि जहां की जलधाराएं ऐसे जगह से आती हैं जो टेम्परेचर में भिन्नता हो जाता है तो ठंडी या गर्म जलधारा मानी जाती है। इसको लिखिए तो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप लोग। तो लिखिए, जो जलधारा गर्म, जो है कि जलधारा में एग्जांपल लिखना है, जो जलधारा गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं, ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं, उसे गर्म जलधारा कहा जाता है, कहा जाता है। गर्म का मतलब ये हो गया कि ऐसे जगह से जा रही है जहां का तापमान ज्यादा है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कमरे के अंदर से जब बाहर जाएगा तो बाहर का तापमान, कमरे का तापमान बाहर के तापमान से ज्यादा होगा, तो सामने वाला जो व्यक्ति यहां से जाएगा तो क्या बोलेगा कि अंदर गर्म है बाहर ठंडा है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों से ठंडे की तरफ जा रहा है, तभी उसे पता चलेगा कि हमें जो है कि वहां पे ज्यादा गर्मी थी और यहाँ पे ठंडी है, तो उसे बोलते हैं गर्म जलधारा। इसका सीधा सा मतलब होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो बढ़ने वाली जलधाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म जलधारा कहलाती है, क्योंकि यह गर्म क्षेत्रों से, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। और हम लोगों को पता है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर ठंडी धीरे धीरे बढ़ती है, तापमान घटता है, और उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश से आने पर तापमान धीरे धीरे क्या है, बढ़ता है। तो इसे ऐसे लिख लीजिए, कामा लगा के लिख लीजिए कि इसके जल का तापमान, या इसे लिखिए गर्म जलधारा के जल का तापमान, और आसान हो जाएगा, गर्म जलधारा के जल का तापमान मार्ग में आने वाले, दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, गर्म जलधारा के जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। ठीक, अब समझ पा रहे हैं गर्म जलधारा का मतलब, जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाती हैं वो गर्म जलधारा बोलती हैं। अगर और टेक्निकली लिखना हो तो यहां पे लिख लीजिए, जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हूं, उच्च अक्षांशों की ओर जाती हूं, ठीक, तो उसे बोलते हैं गर्म जलधारा। यानी कि अगर ऐसे जगह से गर्म जो है कि जलधाराएं जा रही हैं जहां का तापमान वहां के जल के तापमान से ज्यादा हो तो क्या लगेगा, वहां पे गर्मी ही लगेगा। जब तापमान, हमें पता है कि यह जल तापमान ज्यादा है तो जहां पे तापमान ज्यादा वहीं पे लगेगा जहां पे उसका तापमान दूसरे जल के मुकाबले में कम हो। हमने क्या बताया, सापेक्षता की बात होती है, एक जल के सापेक्ष दूसरे जल का तापमान गर्म है कि ठंडा है। अगर एक जल के सापेक्ष दूसरे जल का तापमान गर्म है तो उसे बोलेंगे गर्म जल, एक जल के सापेक्ष दूसरे जल का तापमान ठंडी है तो उसे बोलेंगे ठंडा जल।
से दो व्यक्तियों को तुलना करा दिया जाए एक बेसिक टेम्परेचर के ऊपर, तो हम बताएंगे यह व्यक्ति इस व्यक्ति से ज़्यादा गर्म है या यह व्यक्ति इस व्यक्ति से ज़्यादा ठंडा है। दो चीज़ें बोला जा सकता है। तो यही चीज़ गर्म जलधारा का सीधा सा मतलब कि जो जलधाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों को ओर जाती हैं तो इन्हें बोलते हैं गर्म जलधाराएं। अब जो जलधाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों के ओर आएंगी उन्हें बोला जाएगा ठंडी जलधारा। क्या बोलेंगे उन्हें? ठंडी जलधारा। तो जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ठंडी जलधारा बोलेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा लिखिए, जो जलधारा ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर जाती हैं उन्हें ठंडी जलधारा बोलते हैं। ठंडी जलधारा बोलते हैं। ठीक, अगर इसको को और दूसरे तरीके से लिखना हो तो लिख लीजिए, इसके जल का तापमान या ठंडी जलधारा के जल का तापमान, ठंडी जलधारा के जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल से, मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अच्छा, इसे आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ध्यान रखिए। जैसे कि यदि हम लोग यहाँ से यूरोप चले जाएं तो हम लोगों को लगेगा ठंडी, तो बहुत ठंडी लग रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे कि हम यहाँ से गए हैं यूरोप यानी गर्म क्षेत्रों से गए हैं ठंडी क्षेत्रों में तो हमें ठंडी लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि हम तो ठंडी जलधारा के। वास्तव में हम क्या है? हम तो गर्म जलधारा के हैं, हम तो गर्म जलधारा से आए हैं। हमें ठंडी तभी लग रहा है जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसका तापमान कम हो रहा है। इस वजह से हमें जो है कि महसूस हो रहा है ठंडी का, लेकिन हम तो गए हैं गर्म प्रदेशों से, इसलिए हम क्या होंगे? गर्म जलधारा होंगे। यूरोप का कोई व्यक्ति आता है भारत में, तो भारत में आता है यूरोप में ठंडा, भारत में गर्मी, तो यहाँ आने के बाद उसे क्या लगेगा? गर्मी लगेगा। वहाँ के यूरोप के तापमान से यहाँ का तापमान ज़्यादा है, तो वो अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि हम गर्म जलधारा है, वो बोलेगा हम ठंडी जलधारा है, क्योंकि वो ठंडे से गर्म में आया है, ऐसे प्रदेश में आ गया है जहाँ का तापमान उसके तापमान से ज़्यादा है। इस चीज़ को समझिएगा, दोनों में डिफरेंस थोड़ा दिमाग में बसा लीजिएगा नॉर्मली। तो तापमान से कम होता है, एक ही हो गया। अच्छा, एक और हमने क्या बताया? टेक्निकल लिख लीजिए कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली धाराएं ठंडी धाराएं कहलाती हैं। ठंडी धाराएं कहलाती हैं। इज दैट राइट? तो गर्म और ठंडी जलधारा समझ में आप लोगों को आ गया। अब थोड़ा सा तरंगों की बात कर लेते हैं कि क्या होता है तरंग, और दोनों का थोड़ा सा तुलना भी कर लेंगे। यहीं पे तरंग समझते ही आप ऑटोमेटिक चीज़ें तुलनात्मक रूप से भी तुलना हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, महासागरीय तरंगों से अंतर। क्या होगा हम लोगों का? अगला जो भी हेडिंग होगा हेडिंग में डाल लीजिए आप लोग, महासागरीय तरंगों से अंतर। अच्छा, जब हम तरंगों की बात करते हैं तो हम लोगों ने धाराओं में क्या देखा कि धाराओं में जल का प्रवाह होता है। जैसे नदियों के पानी का जल बहता है तो जल क्या होता है? प्रवाह में बह रहा होता है। तो वो तो हो गया धारा, जैसे समुद्र में प्रवाह हो रहा है जल का तो उसे बोलते हैं धारा। लेकिन जब हम तरंगों की बात करते हैं, तरंगों की खूबी ये होती है कि जल आगे पीछे करता है, लेकिन जल जो जल होता है वो गतिशील नहीं होता, वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। अगर आप लोग कभी गंगा में नहाए होंगे या कभी किसी पौंड वगैरह में नहाए होंगे, तालाब में नहाए होंगे, तो एक खेल खेला जाता था पहले कि कुछ ऐसी चीजें लिया जाता था जो तैरता रहता था, तो उसको हम लोग फेंकते थे पानी में, उसको खोजना होता था। वो क्या होता था? तरंगे जब उठती थी, जहां पे हम लोग कूदते थे तो तरंगे ऊपर नीचे तो होती थी, लेकिन तरंगों ये जो जल है उसमें गति नहीं होता था, यानी कि
तो जो हम कोई लकड़ी का टुकड़ा या ऐसी चीज फेंकते हैं जो डूबे ना पानी में, उसे फेंक देंगे तो तरंग वो रहेगा उसी जगह, लेकिन ऊपर नीचे बस ऐसे करता रहेगा। तरंगों की ये खूबी होती है जिसमें जल का प्रवाह नहीं होता है, जल अपने ही स्थान पे ऊंची नीचे होते रहते हैं, उनका एक बैलेंस बना रहता है, तो वहां पे जल गतिशील नहीं हो पाता है तरंगों में, जबकि प्रवाह में जल क्या होता है, गतिशील होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तरंग और प्रवाह। तरंगों को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ तरंगे अनियमित होती हैं, क्योंकि तरंगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य भी निकल करके आता है, क्योंकि तरंगे ऊपर नीचे उच्च नीच करती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला बोला जाता है श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ये उसका आयाम होता है तरंगों का। तो अलग अलग आयाम की, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे होती हैं विभिन्न प्रकार की, उस आधार पे तरंगों को भी अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से बांट दिया जाता है। सी, स्वेल और सर्फ, तीन तरीके से तरंगों को तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। तीनों को समझ लेते हैं, पहले तरंगों को थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर सी, स्वेल, सर्फ के बारे में भी समझ लेते हैं, जिससे आप लोग धारा और तरंग में बिल्कुल अवधारणाएं स्पष्ट हो जाएंगी, कोई भी अंतर नहीं, मतलब कोई भी चीजें कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा कि क्या होती धाराएं। लिखिए तरंगे महासागरी सतह की, इसी में लिख लीजिए तरंगे महासागरी सतह की दोलयमान गति है। दोलयमान समझ पा रहे हैं? या गति का मतलब ये गति का मतलब ये नहीं समझना है कि ये गतिशील हो जाते हैं। दोलन समझते हैं, यहां पे है इसी के बीच डोल रहा है, जैसे झूला आप लोग झूलते हैं, एक जगह से जाना आना जाना, तो ये जो तरंगे होती है ऐसी होती है, जल वहां गई फिर वापस आना जाना ऐसे होता है, ये दोलन करती हैं, गति करती हैं, जिसमें तरंग दैर्ध्य होता है, आयाम होता है, दो चीजें होती हैं, तो ये दोलयमान गति है। इसमें कमा लगा के लिख लीजिएगा, इसमें सागरीय जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं होता, बल्कि अपने ही स्थान पर जल स्तर ऊंचा नीचा होता रहता है, एक तरंगों की खूबी ये होती है कि जहां जो सागरी धाराएं होती हैं वो अस्थायी होती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जो तरंगे होती हैं ये अस्थायी होती हैं। तो लिख लीजिए तरंगे, इसी में लिख लीजिएगा कामा लगा करके या पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए तरंगे अस्थायी होती हैं तथा यह बनती और बिगड़ती रहती है, यानी बनी तरंगे बिगड़ गई, बनी तरंगे बिगड़ गई। तरंगे भी तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार का देख लीजिए। लिखिए महासागरी तरंगे भी तीन प्रकार की होती हैं, महासागरी तरंगे भी तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है, उसका नाम है सी, स्पेलिंग यही होता है, CEAC होती है। तो ये क्या होता है, ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली, कई प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाली जब तरंगे मिलती हैं तो उसी को बोलते हैं सी बोलते हैं, जो अनियमित होती हैं। तो लिख लीजिए विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य और दिशा वाली तरंगे होती है। यह विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य, हमने बताया कि तरंगों में आयाम होता है, श्रृंग होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, तो ये अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है। विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य और दिशा वाली अनियमित प्रारूप की होती है, अनियमित प्रारूप की होती है। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सी बोलते हैं। एक होता है नियमित प्रारूप की, नियमित प्रारूप का मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य निश्चित होता है, इसका प्रारूप निश्चित होता है, इसकी दिशा निश्चित होती है, तो उसे बोलते हैं स्वेल बोलते हैं, SWEL, स्वेल, SWEL। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह नियमित प्रारूप की होती है। लिख लीजिए, यह निश्चित तरंग दैर्ध्य तथा
नियमित प्रारूप वाली होती हैं, नियमित प्रारूप वाली होती हैं। एक होता है सर्फ होता है, SURF, इसे बोलते हैं सर्फ। ये वास्तव में समुद्री तटों के किनारे पाए जाते हैं। सर्फ तरंगे जैसे कि बनता है, समुद्री तटों से टकराता है, टकराने के बाद वापस टूट करके आता है, उसी को बोलते हैं सर्फ बोलते हैं। तो ये समुद्री तटों के किनारे यानी तटों के पास पाए जाते हैं सर्फ। तो लिख लीजिए इसको कि समुद्री तट के निकट टूटती हुई तरंगे, समुद्री तट के निकट टूटती हुई तरंगे। टूटने का मतलब ये होता है, हमने बताया कि ऐसे इनका दोलायमान होता है, इस तरीके से दोलन होता है, ऐसे ऐसे करती हैं, जल नहीं जाता है। लेकिन क्या हमने क्या बताया, दोलन के हिसाब से यहां से गई यहां वापस, यहां से गई यहां वापस, ऐसे करती हैं। तो ये तरंगे जब समुद्री तट के किनारे पहुंचती हैं, टकराती हैं तट से टकराने के बाद ये टूट जाता है, तो टूटते हुए वापस लौटती है, तो उसी को बोला जाता है सर्फ बोलते हैं। तो सी, स्वेल और सर्फ 3 प्रकार की तरंगे होती है, जबकि हम लोगों ने ड्रिफ्ट, स्ट्रीम और करेंट 3 प्रकार की धाराएं होती है। अंतर क्लियर? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, धाराओं के उत्पन्न होने का कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने का कारण। महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने का कारण। कई सारे कारण हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कारणों के। सबसे पहला कारण हम लोगों ने देखा था कि महासागरीय धाराओं में जब हम लोग जो है कि करंट और स्ट्रीम पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बताया था, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले इसको समझिए कि पृथ्वी की घूर्णन क्या रोल निभाती है। हम लोगों को पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये अपन पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, मान लीजिए पृथ्वी घूम रहा है, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। होता यही है कि पश्चिम के पूर्व दिशा को जब पृथ्वी घूमती है तो जल क्या होता है, तरल भाग होता है, वो पृथ्वी के साथ साथ नहीं चल पाता है, पीछे छूट जाता है। पीछे छूटने का मतलब होता है यहां से जल चला लेकिन छूटता जाता है, पृथ्वी आगे बढ़ती जा रही है, जल छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि यह पूरी तरीके से छूटते हुए इस दिशा में चलना शुरू हो जाती है, ऐसे। ये क्या हो गया, पूरब, ये हो गया पश्चिम। ये साथ साथ पृथ्वी के साथ जो सतह का जो जल है, तरल होने की वजह से यह सतह का अनुकरण नहीं कर पाती है, वो घूर्णन के साथ साथ नहीं घूम पाती हैं, तो ये पीछे छूट जाती हैं। और पीछे छूटने के दौरान एक समय ऐसा आता है कि ये इसके पीछे ये ऐसे चलने लगती है, तो जिसे लगता है कि ये पूरब से पश्चिम को चलने लगती है, जबकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और यही जल जो होता है घूर्णन की वजह से वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाह करने लगती है। तो अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा घूर्णन कहां पे होता है? सबसे ज्यादा घूर्णन होता है ध्रुव सूर्य जो है कि भूमध्य रेखा के पास। तो सर्वाधिक घूर्णन भूमध्य रेखा के पास होगा, तो यहां पे सबसे ज्यादा तेजी से पीछे छूटेगी जलधाराएं। तो यहीं पे भूमध्य रेखा के पास ही एक जलधाराओं का ऐसे स्रोत चलता है जो पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगता है। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखी धाराएं। उत्तर की तरफ जो होती है उसे उत्तरी विषुवती धाराएं बोलते हैं, तो दक्षिण की तरफ होता है उसे दक्षिणी विषुवती धाराएं बोला जाता है। तो जो धाराएं होती हैं पृथ्वी के घूर्णन का साथ न देने के कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और धाराएं क्योंकि पीछे छूट जाती हैं, और पीछे छूटने की वजह से ये इस प्रकार से कटती चली जाती हैं, और ऐसे पूरब से पश्चिम को लगता है कि अभी पूरब से पश्चिम को चलने लगी। क्यों? क्योंकि यह उस हिसाब से पृथ्वी के घूर्णन का अनुकरण नहीं कर पाती कि उसके साथ साथ चले, ये पीछे टूटती जाती है, छूटती जाती है, छूटते छूटते इनका एक अलग ही प्रवाह बन जाता है जो पूरब से पश्चिम होता है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन किधर होता है? पश्चिम से पूरब होता है। क्या इसे समझ पा रहे हैं आप लोग? लिखिए, लिखाते समय भी समझा देंगे। तो नंबर 1 डाल लीजिए, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। नंबर 1, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। लेकिन पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है,
घूमती है, कमा लगा दीजिएगा। महासागरों का जल तरल होने के कारण पृथ्वी के साथ घूम नहीं पाती और पीछे छूट जाती है, जिससे महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। इसको इस तरीके से समझिए थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी कहाँ पे घूर्णन करती है, उसका घूर्णन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे होता है। तो यह जो प्रभाव है भूमध्य रेखा पर स्पष्ट तौर पे दिखा जाता है। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी सबसे ज़्यादा घूर्णन कहाँ करेगी, भूमध्य रेखा पे। तो सबसे ज़्यादा जो जलधाराएं, जो जल है समुद्री जल, वो कहाँ पे पीछे छूटेगा, भूमध्य रेखा पर पीछे छूटेगा। इसी वजह से भूमध्य रेखा पे स्पष्ट तौर पे पूर्व से पश्चिम की ओर एक धारा नजर आती है, दो धारा नजर आती है, भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण। तो उत्तरी वाले को उत्तरी विसुवती धारा बोलते हैं और दक्षिणी वाले को दक्षिणी विसुवती धारा बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि ये अपनी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और सर्वाधिक घूर्णन कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे होता है। सबसे ज्यादा घूर्णन हमारा यहीं पे होता है। यहाँ पे तेजी से पृथ्वी घूमता है, तो यह समुद्री जो जल है उसका प्रभाव भूमध्य रेखा पर स्पष्ट तौर पर नजर आता है। क्योंकि पृथ्वी घूम रहा है पश्चिम से पूर्व, जल भी इसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन यहां से जल स्पष्ट तौर पे क्या होता है, छूट जाता है पीछे। तो पृथ्वी तो घूमते हुए निकल गई यहां तक, लेकिन जल यहीं पे पीछे छूट गया, और पीछे छूट गया तो यहां से भूमध्य रेखा के पास स्पष्ट तौर पे यह पूरब से पश्चिम की ओर जल ऐसे आता और भूमध्य रेखा के पास पूरब से पश्चिम स्पष्ट तौर पे एक धारा के रूप में बदल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व और समुद्री जल धाराएं भूमध्य रेखा पे स्पष्ट तौर पे पूरब से पश्चिम की ओर एक धारा के रूप में जो है कि बदल जाती है, एक धारा के रूप में नजर आती है। इसे ही बोला जाता है विषुवती धारा, जो कि उत्तर और दक्षिण दोनों होता है, तो उत्तरी और दक्षिणी। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे विषुवती धारा या भूमध्य रेखी धारा। तो लिख लीजिए, जैसे विषुवती धारा या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखी धारा। भूमध्य रेखी धारा के उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का परिभ्रमण गति ही मानी जाती है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे समझना आप लोगों को, क्योंकि आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे धाराओं के बारे में, तो वहां पे आएगा विषुवती धारा, एक प्रति विषुवती धारा भी आता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रति विषुवती धारा क्यों, किस वजह से होता है। तो ये तो हो गया, ये क्लियर है यहाँ पे समझ में आगे आप लोगों को? आगे देखिए, अच्छा जब जो विषुवती धारा आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव भी देखिए, नोट में लिखिए। देखिए होता क्या है कि जब जलधाराएं निकल के आती हैं, जब पूरब से पश्चिम को जलधाराएं आता है तो पूर्वी क्षेत्र का जो जल तल होता है वो नीचा हो जाता है और पश्चिमी क्षेत्र का जो जल का तल होता है वो ऊंचा हो जाता है। तो दोनों में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक जलधारा निकलती है, किधर से निकलती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर निकलती है, जिसकी क्षतिपूर्ति कर देती है। और इसका प्रमाण हमने बताया भी था कि इसका जो है कि दो कारण इसके माने जाते हैं। एक तो कारण माना जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, हमने चर्चा किया था, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी जलधाराएं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूर्णन करती है, तो जिसका प्रभाव नजर आता है स्पष्ट तौर पे वहीं पे कि दोनों विषुवती रेखी जो उत्तर और दक्षिण जो विषुवती धारा है उसके बीच से एक प्रति विषुवती धारा जो है कि क्रिएट होती है, चली जाती है। और दूसरा कारण माना जाता है कि जो विषुवती जो धारा होती है जो पूर्व से पश्चिम होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रति विषुवती धारा आ जाता है। तो दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, तो नोट में करके ऐसे लिखिए, विषुवती धाराओं के कारण, विषुवती धाराओं के कारण महासागर के पूर्वी भाग का जल
तल नीचा हो जाता है, नीचा हो जाता है, और पश्चिमी भाग का जल तल, पश्चिमी भाग का जल तल ऊंचा हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। और इसी इम्बैलेंस की पूर्ति के लिए, एक क्षतिपूर्ति के लिए एक धारा क्रिएट होती है जो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, जिससे कि जो दोनों का इम्बैलेंस वो पूरा हो जाता है, तो ऊंचा हो जाता है। जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए प्रति विस्वती धारा, प्रति विस्वती धारा, प्रति विस्वती धारा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। एक तो कारण ये हो गया प्रति विस्वती धारा उत्पन्न होने का। नंबर 1, प्रति विस्वती धारा के उत्पन्न होने का एक कारण पृथ्वी का घूर्णन भी माना जाता है। तो लिख लीजिए, इस धारा के उत्पन्न होने का एक अन्य कारण, कॉमा लगा के लिख लीजिए या पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस धारा के उत्पन्न होने का एक अन्य कारण पृथ्वी के घूर्णन को भी माना जाता है। जैसे एक तो हम लोगों ने देख लिया, एक धारा आ रही इधर से इधर, एक धारा इधर से इधर जो जाती है, इसी को बोलते हैं प्रति विस्वती धारा। तो इसका एक कारण माना जाता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, तो उसी घूर्णन के अनुसार ही कुछ धाराएं पश्चिम से पूरब की तरफ भी अग्रसर हो जाती हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, पहला जो इंपॉर्टेंट कारण क्या देखें, ये जो धाराएं आती है तो इससे पूर्वी तल हो जाता है नीचा और पश्चिमी तल हो जाता है ऊंचा। तो ऊंचा नीचा होने के कारण बीच में क्या होता है, एक गैप क्रिएट होता है। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए यह धारा इधर से निकलती है और दो धाराएं हैं उत्तरी और दक्षिणी, तो बीच में से ये धारा जाती है जो दोनों को गैप करती है। ये विस्वती धारा है, एक दक्षिणी विस्वती धारा है, एक उत्तरी विस्वती धारा है। इन दोनों को बीच से ही ये धारा बहती है, प्रति विस्वती धारा बहती है, दो कारणों के वजह से, जिसमें एक पृथ्वी के घूर्णन, यानी इसी का पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व वाला जो होता है उसी का अनुकरण कर लेती है, पश्चिम से पूर्व में धाराएं बहना शुरू कर देती हैं। दूसरा कारण, इन दोनों की वजह से जो गैप क्रिएट होता है बीच में, उस गैप को भरने के लिए नेचर ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया, यहां से एक धारा निकल पड़ती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? आइए आगे। एक तो हो गया ये, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण होगा भूमंडलीय पवने। इस पे हमने चर्चा किया था। भूमंडलीय पवने, यानी पवने जिस दिशा में चलेंगी, ऐसे पवने होते हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, तो उन पवनों का अनुकरण करके जो धाराएं चलती हैं वो एक धाराओं को जो एक उत्पन्न कर देती है। पवने चली, धाराएं उत्पन्न हो गई। तो दूसरा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझे रहिए, भूमंडलीय पवने। तीसरा, शुद्ध जल का आगमन। कहां पे? समुद्र में। अब देखिए, समुद्र में जब जल का आगमन होगा, सोचिए दो समुद्र सटी हुई हैं, मान लेते हैं, सपोज करिए कि दो समुद्र हैं इस तरीके से सटे हुए हैं। यहाँ पे, यहाँ तक जल स्तर है और इसमें भी मान लेते हैं समान जल स्तर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे पानी आना शुरू होता है, जल का आगमन होता है नदियों के द्वारा, वर्षा के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, कई प्रकार से जल आ सकता है। शुद्ध जल नदी में, समुद्र में शुद्ध ही जल जाता है। नदी का जल जाता है वो भी शुद्ध होता है, खारा नहीं होता है। वर्षा का जल होता है वो भी शुद्ध होता है। ग्लेशियर का जो जल जाता है वो भी शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब खारे नहीं होते, इसलिए शुद्ध जल का आगमन। अब सोचिए यहाँ जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पे, तो एक का जल स्तर क्या होगा, इसका जल स्तर ऊंचा और इसका जल स्तर क्या है, निम्न है। तो जो धाराएं हैं कहाँ जाएंगी, उच्च से निम्न की ओर जाती हैं। तो यहाँ से धारा इधर बहना शुरू हो जाएगा, उच्च से निम्न की ओर धाराएं बहना शुरू हो जाएंगी। तो शुद्ध जल के आगमन की वजह से भी धाराओं का क्या होता है, प्रवाह शुरू हो जाता है। यहाँ का जल स्तर बढ़ते ही ऊंचे से निम्न की ओर जल का प्रवाह शुरू हो जाता है और जल के प्रवाह को धारा बोलते हैं। तो इसमें समझ पा रहे हैं आप लोग, शुद्ध जल का आगमन। तीसरा हो गया, चौथा लिखते हैं। इसमें लिखने की जरूरत है, बस समझते रहिए आप लोग ताकि जो इंपॉर्टेंट था पृथ्वी के घूर्णन वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे टेक्निकल था। ये चीजें बस समझे रहिए, कहीं डिटेल में उतना पूछता नहीं है लिखने के लिए, बस समझे रहिए कैसे होता है। शुद्ध जल के आगमन को बस ये समझिए कि जल की मात्रा ज्यादा हो गई। जब जल की मात्रा ज्यादा होगी तो हम लोगों को पता है जल कौन सा दिशा करेगा, जैसे उच्च से निम्न की ओर ही जाता है। कोई चीज पानी अगर डालते हैं तो ऊंचा से निम्न की ओर बहता है, ऐसे ही धाराएं भी होती हैं, उच्च से निम्न की ओर ही बहती है। वो ऐसा नहीं कि निम्न से उच्च की ओर बहती है, जब भी बहेंगी उच्च से निम्न की ओर, निम्न से उच्च की ओर नहीं बहती है। तो यहाँ पे शुद्ध जल के आगमन का सीधा से मतलब जल की मात्रा बढ़ा और जल की मात्रा बढ़ने से उसका तल ऊंचा हुआ समुद्र का और नीचे तल की तरफ वो बहना शुरू कर देता है। एक तो ये हो गया।
अगला देखा जाए तो वायु दाब के कारण भी धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब वायु दाब क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप वायु दाब को इस प्रकार समझिए, जहाँ पे वायु दाब ज़्यादा होता है वहाँ के समुद्री जल दबा होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग कोई ऐसी लेते हैं सोफा वगैरह, बेड वगैरह अगर लेते हैं जब गद्देदार होता है, अगर उसको हम लोग दाबते हैं तो क्या होता है, धंसता है नीचे। दाब कम कर दिया जाए तो ऊपर उठ जाता है। आप लोग देखते हैं ना सोफा में, तकिए में आप देखते हैं ना, जब दाबेंगे प्रेशर देंगे तो क्या होगा, दबाव जब हम बढ़ाते हैं तो नीचे धंसता है, तल क्या होता है, नीचे चला जाता है। जब दबाव को हम हटाते हैं तो तल क्या होता है, फिर से ऊपर आ जाता है। तो यहाँ वायु दाब का मतलब वही है, जिस समुद्री सतह पे वायु दाब ज्यादा होगा उस समुद्री सतह का जो तल है वो नीचे चला जाएगा, और जिस समुद्री सतह पे वायु दाब कम होगा उस समुद्री सतह का तल ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दबाव कम होगा। और धाराएं किधर जाएंगी, उच्च से निम्न की ओर जाती हैं। तो जहां पे वायु दाब कम होगा उधर से धाराएं उच्च वायु दाब की तरफ जाएंगी, क्योंकि उच्च वायु दाब होने का उसका तल क्या होगा, नीचे होगा। इसको इस तरीके से समझिए। ये मान लेते हैं दो तल है, ये तल मान लेते हैं नीचे इसलिए है कि यहां पे वायु दाब अधिक है, यहां पे वायु दाब अधिक है, यहां पे वायु दाब कम है। कम होने के कारण दबाव कम है इसलिए उठा हुआ है, यहां पे दबाव ज्यादा है इसलिए बैठा हुआ है। तो धाराएं क्या करेंगी, उच्च से किधर बढ़ेंगी, निम्न की तरफ बढ़ेंगी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि समुद्री धाराएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ती हैं या निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ बढ़ती है। थोड़ा सा टेक्निकल समझिए, यूपीएससी में प्रश्न ऐसे ही घुमा करके देता है, यहीं से प्रश्न बनाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझें तो प्रश्नों को ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। आप सोचेंगे किताबों में खोजें, कहीं स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ मिले, तो आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और यही चीज आपके अंदर जो है कि आनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें अस्पष्ट तौर पे लिखी होती हैं, उसको हमें समझ करके स्पष्ट कर देना होता है, अपनी अवधारणाओं को इतना स्ट्रांग कर लेना होता है। और हमारा प्रयास ये होता है कि आपका अवधारणाओं को उस लेवल तक पहुंचा दिया जाए, उतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि आपको भी सारी चीजें निकाल लीजिए। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा सिर्फ ये कि जहां पे वायु दाब कम होगा उसका तल होगा ऊंचा, जहां पे वायु दाब ज्यादा होगा उसका तल होगा नीचा। और हमें पता है कि जो पानी है, धाराएं हैं, उच्च से निम्न की ओर जाती हैं, तो यहाँ पे धाराएं कहां से, कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वायु दाब हो गया, इससे भी क्रिएट हो जाता है। वायु दाब के अंतर होने की वजह से भी धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, ताकि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की तरफ धाराएं चलने लगती है। ठीक, तो वायु दाब के अंतर के कारण, इसे लिख लीजिए, वायु दाब के अंतर। अगला तापमान, 4 हो गया, एक और देख लेते हैं हम लोग। वायु दाब हो गया, इसके बाद जो है कि तापमान, वाष्पीकरण, लवणता, 3 चीजें हैं। तीनों तापमान, इसको समझ लीजिए। अच्छा, तापमान को समझने के लिए थोड़ा सा वायु दाब से इसको कोरिलेट करा दीजिए। जहां का तापमान ज्यादा होता है वहां का वायु दाब कम होता है, जहां का तापमान कम होता है वहां का वायु दाब अधिक होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, साइंस की चीजें। तो तापमान अधिक होगा, अब आप लोग समझ जाएंगे। तापमान अधिक होगा तो तापमान अधिक होने का मतलब होता है कि वायु दाब होगा कम, वायु दाब क्या होगा, कम होगा। अब आप लोगों को पता है कि जब वायु दाब कम होगा तो वहां का तल क्या होगा, ऊंचा होगा कि निम्न होगा, ऊंचा होगा, क्योंकि वायु दाब यहाँ पे कम है तो तल हो गया यहाँ पे उच्च हो गया। इस चीज को ध्यान रखिए। अब सोचिए, जहां का तापमान कम होगा वहां का वायु दाब उच्च होगा। जब वायु दाब उच्च होगा तो तल क्या होगा, वहां पे निम्न होगा। अंतर हो गया तलों में, तलों के अंतर के कारण ही धारा क्रिएट हो जाएगी, बहना शुरू हो जाएगा। तापमान उच्च, यहाँ पे उच्च कर लीजिएगा, तापमान उच्च, जिससे कि समझ सकें आप लोग। तापमान जब उच्च होगा तो उसका अपोजिट होता है, तापमान और वायु दाब में अपोजिट संबंध होता है। तापमान उच्च, वायु दाब कम। जब वायु दाब कम तो जो समुद्री तल है उसका जो सतह है ऊंचा हो जाएगा। जहां पे वायु दाब उच्च होगा वहां का समुद्री सतह नीचा, जब ऊंचा नीचा होगा तो धाराएं बहना शुरू, तापमान हो गया। ठीक, इसके अलावा वाष्पीकरण, जहां पे वाष्पीकरण अधिक होगा, सोचिए वहां के जल का ताप क्या होगा, जो वहां के जल की सतह क्या होगा, उच्च होगा कि निम्न होगा। वाष्पीकरण हो रहा है, पानी निकल रहा है, वाष्पीकरण का मतलब तो यही होता है ना, पानी घटेगा तो तल क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो वाष्पीकरण अधिक होगा, देखिए वाष्पीकरण अधिक होगा तो तल हो जाएगा निम्न। अच्छा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो तापमान है अधिक होगा, उच्च ताप होगा, तभी वाष्पीकरण अधिक होगा। जितना ताप उच्च होगा उतना वाष्पीकरण अधिक होगा। तो वाष्पीकरण अधिक तो तल हो जाएगा निम्न। वाष्पीकरण कम तो तल हो जाएगा उच्च। उच्च और निम्न तल जब हो गया तो इसका सीधा सा मतलब हो गया
कि क्रिएट हो गया ऊंचा नीचा। अब धाराएं यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से भी धारा उत्पन्न हो गया, वाष्पीकरण। अब एक और बचा हुआ है लवणता, समुद्री जल का खारापन। लवणता का मतलब ही होता है लवणता। देखिए, जब लवणता जितना उच्च होता है उसका घनत्व तो उतना ही अधिक होता है। समझ लीजिए, लवणता और घनत्व में सीधा सीधा संबंध होता है। तो लिखिए, उच्च लवणता बराबर होता है उच्च घनत्व। जब घनत्व उच्च होगा तो जल नीचे बैठता है, उच्च घनत्व होने पर जल बैठता है नीचे। तो जो समुद्र जितने खारे होते हैं उसका जल उतना ही नीचे बैठता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तल क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, क्योंकि जल बैठेगा नीचे। कम लवणता तो मतलब हो जाएगा घनत्व कम हो जाएगा, कम घनत्व, और कम घनत्व का मतलब हो जाएगा तल उच्च हो जाएगा। तो लवणता में भी अंतर हो गया। लवणता में अंतर होने की वजह से वहां से भी धाराएं क्रिएट हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को? आसान सा है, बस आपको कोरिलेट करा देना है कि धाराएं उच्च से निम्न की ओर बहेंगी। तो दो समुद्र हैं, दो स्थान है जहाँ पे अंतर होता है, लवणता का, तापमान का अंतर होता है, वाष्पीकरण का अंतर होता है। इसके वजह से भी समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं, यानी यह भी समुद्री धाराओं को क्रिएट करती हैं, समुद्री धाराओं को बनाती हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल हमने क्या बताया था, पृथ्वी की घूर्णन जो गति होती है वो परिभ्रमण गति, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी के भी रोल, इनकी भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वायुमंडली जो पवनें होती हैं वो, और बाकी की ये सब सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया जो है कि समुद्री धाराओं को उत्पन्न करने के कारण। अच्छा, अब थोड़ा सा धाराओं की दिशा में भी कुछ ऐसी चीज़ें समुद्र में पाई जाती हैं जो धाराओं की दिशा को कन्वर्ट कर देती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखिए, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कई कारक हैं। तो देखिए, नंबर 1 लिख लीजिए, तट की, कौन, महाद्वीपीय तट की दिशा एवं आकार। मान लीजिए कि समुद्री धाराएं बहते हुए आ रही हैं और यहीं पे एक तट पड़ जाता है जो बिल्कुल नोकीला हो, ऐसे। तो धाराएं क्या हो गई, एक इधर बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा। तो तट का दिशा और आकार भी मायने रखता है कि जो धाराएं हैं वो उनकी दिशा किधर होगी। तो ये तट पे टकराने से एक भाग इधर और एक भाग इधर, धाराएं दो भागों में बढ़ जाती हैं। हम लोग आगे देखेंगे भी धाराएं कई जगह दो भागों में बढ़ती हैं। तो एक तो कारण ये होगा, लिखना नहीं है, बस पॉइंट आउट कर लीजिए, इसको समझे रहिए, कहीं ज़्यादा लिखने के लिए पूछता नहीं, बस समझिए। क्योंकि इस चीज़ों को जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक पूरी अवधारणाओं को बहुत ही स्पष्ट करती हैं, आपके दिमाग में सारे जो कॉन्सेप्ट हो बहुत ही पानी की तरह साफ कर देते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। एक तो ये हो गया तट की दिशा और आकार। दूसरा महासागरी तल की आकृति। अब सोचिए, महासागर के तल में कटक है, पर्वत है, तो वो भी प्रभाव डालेंगी धाराओं की दिशा में। कटक से टकराएंगी, पर्वत से टकराएंगी तो दाएं बाएं मुड़ेंगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट निभाती है। महासागरी तल कैसा है, अगर मैदान है तो वहां पे कोई बाधा क्रिएट नहीं होता है, कटक पड़ गया बीच में, बाधा क्रिएट होगा, उसके दाएं तरफ मुड़ेंगी, बाएं तरफ मुड़ेंगी। एक तो ये हो गया। तीसरा, मौसम परिवर्तन भी माना जाता है कि मौसम परिवर्तन की वजह से भी धाराओं में जो है कि दिशाओं में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे भारत, जब हम लोग हिंद महासागर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी मौसम परिवर्तन की वजह से समुद्री धाराओं में चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है, और उसको कारण को हम लोग देखेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। जैसे समझ सकते हैं भारत में मानसून जो आता है तो वही मौसम परिवर्तन की वजह से। एक तो हो गया मौसम परिवर्तन। अगला, पृथ्वी का परिभ्रमण, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। पृथ्वी का परिभ्रमण, जैसे हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी परिभ्रमण की वजह से एक पश्चिम से पूर्व की धारा बहती है, पृथ्वी विषुवती धारा, और विषुवती धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कारण क्या था, पृथ्वी का परिभ्रमण। एक और लास्ट पांचवा कारण है, ये पांचवा कारण है कोरियालिस बल। अब आप सोचेंगे कोरियालिस बल क्या होता है। देखिए, कोरियालिस बल जो होता है वो धाराओं को बहुत प्रभावित करता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में।
कोरियालिस बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, तो वहाँ पे कोरियालिस बल की भी चर्चा होती है कि कोरियालिस बल वहाँ पे प्रभाव डालता है। धाराएं जो है कि कोरियालिस बल से भी प्रभावित होती हैं। इस कोरियालिस बल के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखना हो तो लिख लीजिएगा, इस बल के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो अपवाद है उत्तरी हिंद महासागर। इसका अपवाद है उत्तरी हिंद महासागर। अपवाद इसलिए कि इससे पूरा उत्तरी हिंद महासागर को एक अर्ध सागर माना जाता है, पूरा महासागर उत्तर वाला जो पोर्शन होता है। इसी वजह से यहाँ पे यह बल जो है कि काम नहीं कर पाता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर में यह स्पष्ट तौर पे नजर आता है। तो ये तो हो गया। ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आप समझ पाए कि नहीं। अगर इस लेक्चर को आपने समझ लिया तो समझिए ओशनोलॉजी समुद्र विज्ञान में कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझ जाएंगे। इससे सब हलवा है। अगर ये आपको हलवा लगा तो बाकी की चीजें समझिए हलवा का भी हलवा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आसान होगा। यही सबसे टफ वाला पोर्शन था जिसे हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब आगे हम लोग बातें करेंगे, जो टॉपिक बचा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।